नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम एडिटोरियल को सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली आज के समय में हम देखेंगे चुनाव का पूरा माहौल बना हुआ है। सब लोग वोट डालेंगे और सबकी अलग अलग अपनी अपनी एस्पायरेशंस है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम अपने नेताओं से ये चाहते हैं, ये परिवर्तन होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक समुदाय है, हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, रिसर्चर लोग हैं, वो अपनी सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वैज्ञानिक जो क्षेत्र है, साइंटिस्ट का जो क्षेत्र है, उसमें ये परिवर्तन होना चाहिए। तो इन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि वैज्ञानिक समुदाय ये सोच सकता है कि साइंस एंड रिसर्च के ऊपर सरकार को ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए। अभी जीडीपी का जितना भी पैसा खर्चा हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा जीडीपी के अनुपात, जिस प्रकार से जीडीपी बढ़ते जा रही है उसी प्रकार से हमें अपना जो खर्चा है साइंस के ऊपर वो बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल रहेगा वो इजराइल के ऊपर है। पार्टिकुलरली इजराइल का क्या इतिहास रहा है अभी तक, कैसे करके पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों देशों का उदय हुआ, या फिर अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन चल रही है वो उस कंडीशन में कौन सा देश क्या सोचता है, अमेरिका अपने आप को किस जगह पे रखता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। तो इन सब मुद्दों को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले आर्टिकल को, जो कि वैज्ञानिक समुदाय और आने वाले समय में नई सरकार से उनकी जो इच्छाएं हैं उनसे रिलेटेड है। सपोर्टिंग साइंस एंड साइंटिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें हमारे साइंस वाले एरिया को, साथ ही साथ वैज्ञानिक लोगों को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दो क्षेत्र को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले जो इनकमिंग गवर्नमेंट हैं उनके लिए वैज्ञानिक लोगों की क्या क्या विश लिस्ट है कि हमारी ये इच्छाएं हैं और ये हमारी इच्छाएं पूरी होना चाहिए। 250 शब्दों में जो आंसर राइटिंग हमको करना है, देखिए, यदि भारत चाहता है कि हम एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बने तो इस मामले में विज्ञान और वैज्ञानिकों का समर्थन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाकर के हम साइंस के मामले, इकोनॉमी के मामले में पावर हाउस बन सकते हैं। साइंटिस्ट एंड इलेक्शन। आप देख रहे हैं कि लगभग 970 जो इंडियंस हैं वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंचाइजीज को, अपनी वोटिंग पावर का वो इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले आम चुनाव में। ऐसे समय में हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी क्या सोच रहेगी, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। वे किसे वोट देना चाहते हैं और वे कौन सी बुनियादी मुद्दे हैं जिन्हें वे अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को हल करते और लागू करते देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम 5 मूलभूत मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं जिनको वैज्ञानिक चाहते हैं कि नई सरकार हल करेगी और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस पर तत्काल ध्यान देंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर की जो बात है वो खर्चा बढ़ाने से रिलेटेड है। नेशन, देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, जीडीपी है, उसके अनुपात में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होना चाहिए। करेंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम 0.7% खर्चा करते हैं, 0.7% ऑफ जीडीपी हम खर्चा करते हैं फ्रॉम फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर एंड प्राइवेट प्लेयर। वहीं यदि हम बात कर लें गवर्नमेंट एक्सचेकर की, ठीक है, सरकारी खजाना, एंड इसमें प्राइवेट प्लेयर भी शामिल हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लेस देन 40% ऑफ द करेंट स्पेंडिंग।
सेकंड नंबर की बात यह है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा कम से भी कम मिनिमम 50% ईयर ऑन ईयर आने वाले 5 साल तक। लगभग 4% ऑफ जीडीपी हमको खर्चा करना पड़ेगा एंड ऑफ द इनकमिंग गवर्नमेंट्स टर्म। आने वाली सरकार की टर्म ख़त्म होने के पहले पहले तक आपको 4% खर्चा करना चाहिए जीडीपी का। तीसरे नंबर की बात यह है निजी क्षेत्र अपना खर्चा कैसा बढ़ाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, रिसर्च डेवलपमेंट के सेक्टर में। तो हाल फिलहाल में इस मामले में कुछ रिसर्च हुई है, कुछ प्रयास किए गए हैं और इस्टेब्लिश किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जहां पर प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे 36,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए। तो न केवल सरकार खर्चा करेगी, साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ पर पैसे खर्चा करेंगे। द इनकमिंग गवर्नमेंट नीड टू implement a more detailed plan and establish mechanism akin to escrow account guaranteeing is funding। इसके अलावा बोला जाता है कि देखिए आने वाली जो सरकार है उसको चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करेगी और भी ज़्यादा डिटेल वाली प्लानिंग एंड इस्टेब्लिश करेगी कुछ मैकेनिज़्म, ठीक है, ताकि ये जो फंडिंग दी जा रही है इसको विवेकपूर्ण और समय पर खर्चा किया जाएगा। आगे ये जो इंक्रीज फंडिंग है इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा कि हमारे जो साइंटिफिक वर्कफोर्स हैं वो स्किल के साथ में पैसे को खर्चा करें, जुडिशियली, टाइमली, इंक्लूडिंग ब्रिंगिंग न्यू एंड नर्चरिंग एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। साथ ही साथ इसमें 2 चीज़ और शामिल कर सकते हैं कि जो नए नए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके स्किल को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला जो कदम उठाया जाना चाहिए वो है यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी इम्प्रूव्ड। हमारे जो यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट लाने की हमको ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं जैसे कि हमारी जो साइंटिस्ट लेबोरेटरीज़ हैं उनको मॉडर्नाइज हम करें अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, एंड स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज़ बैडली रिक्वायर्ड। और स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना चाहिए। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से स्टूडेंट लोग की जो पढ़ाई है, स्टडी है, रिसर्च है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें उनके ट्रेड को उनकी ज़रूरत के हिसाब से। यदि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करती है तो इससे आपको ये भी ध्यान देना है कि हमें हाई क्वालिटी के और भी ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, रिसर्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि जो सैंक्शनड पोजीशन है उनको फिल किया जा सके, बट आल्सो डबलिंग दैट नंबर इफेक्टिवली ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। साथ ही साथ में आने वाले समय में इन लोगों की जो संख्या है उसको हमें डबल करने की ज़रूरत है। हालांकि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस किया जा सके कॉम्पिटिटिव साइंस को, इससे हम एक महत्वपूर्ण अनबायस्ड सिस्टम ला सकते हैं जो कि बेस्ट रहेगा वैज्ञानिक सेक्टर की ओर। अब अगला जो कदम उठाया जाना चाहिए वो है फोकस ऑन मेरिट। मेरिट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में नियुक्तियों को वर्ल्ड लेवल पर स्वीकृत मानक के अनुरूप बनाना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, फास्ट एंड फ्री होना चाहिए। इसमें किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे जो एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वाले बनाना है। सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो चयन के मानदंड पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होना चाहिए।
जिसमें एक सक्षम समिति किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त रहेगी, सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति का चयन करेगी। एंड बोला जाता है कि इट शुड बी एट मोस्ट 6 months फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉइंटमेंट लेटर। जब से आवेदन जारी किए गए हैं भर्ती के, ज्वाइनिंग तक का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने का होना चाहिए। 6 महीने के भीतर में ही सारी चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा चौथे नंबर में बोला जा रहा है हमें कुछ ग्लोबल नियम कानूनों को अपनाना चाहिए यदि हम हायर करना चाहते हैं क्वालिटी टीचर्स को। अपने संस्थानों में हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाले टीचर काम करें, वैज्ञानिक लोग काम करें, तो हमको वर्ल्ड लेवल पर जो प्रोसेस चल रही है उसको अपनाने की ज़रूरत है। चौथे नंबर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है एक मजबूत विज्ञान ग्रांट्स मैनेजमेंट प्रणाली। अब इस क्षेत्र में ग्रांट्स तो दी ही जाती है, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाए ताकि रिसर्च को फैसिलिटेट किया जा सके। इसके लिए कुछ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि इसमें जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म जो चल रहा है उसको कम करना है, फास्टर एंड टाइमली ग्रांट रहना चाहिए, एंड स्टूडेंट फेलोशिप डिस्पर्सल। बच्चों को यदि स्कॉलरशिप देना है, किसी इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देना है, पैसे देना है, तो ये चीज़ फास्ट और टाइमली होना चाहिए। अगला जो प्रयास किया जा सकता है वो ऐसा है कि कागज़ से फ्री कार्यवाही होना चाहिए, कोई हार्ड कॉपी जमा करने की ज़रूरत ना हो। एंड इसके अंतर्गत इंडिविजुअल साइंटिस्ट लोगों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी दिया जाना है, हाउ एंड व्हाट दे वांट टू स्पेंड ऑन फॉर देयर रिसर्च। कितना पैसा खर्चा करना है, कहाँ पैसा खर्चा करना है मुझे रिसर्च के ऊपर, ये उनको थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा। एंड इसी के अंतर्गत हमें हमारा जो सिस्टम है उसे मजबूत करना है, एंड हमारा जो वर्कफोर्स है उसे हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स की कमी चल रही है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो साइंस मिनिस्ट्रीज हो, कि आप स्पेंड करिए आपके एलोकेटेड बजट को बिफोर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पहले ही आपको आपका जितना भी पैसा खर्च होना है वो खर्च कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप टाइम में साइंटिस्ट कम्युनिटीज़ को ग्रांट सही टाइम में दे रहे हैं। वैज्ञानिक लोगों की आखिर डिमांड क्या रहती है? तो उनकी डिमांड रहती है कि भाई जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोगों के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्चा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं वैज्ञानिक लोगों को कि आप कहीं से भी किसी भी जगह से कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, इससे आपको छूट रहेगी। आज के समय में अनिवार्य कर दिया जाता है वैज्ञानिक लोगों को कि आप खरीदी करिए, ठीक है, एट ए टाइम लोअर क्वालिटी, सब पार मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ड्यू टू लो ओवरऑल प्राइस। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदो बोलते हैं। इससे वैज्ञानिक लोगों को कहना है कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें थोड़ा देना चाहिए ताकि डेविएट किया जा सके फ्रॉम द जनरल फाइनेंशियल रूल। जो जनरल फाइनेंशियल रूल हैं उनमें से भी थोड़ी बहुत उनको छूट मिल सकती है। The money is well spent when scientists purchase what they need for their research over the cheapest available product. This can be done while making scientists accountable for this spending. एक चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है, जब वैज्ञानिक सबसे सस्ते उपलब्ध उत्पादों के बदले अपने शोध के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं तो पैसा अच्छी तरह से खर्चा होता है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को खर्चा के लिए जवाबदेह बनाते हुए ऐसा हम कर सकते हैं। स्पेंडिंग के लिए उनको अकाउंटेबल हमको ठहराना पड़ेगा। अब अगला जो कदम है वो है फ्रीडम को इंश्योर करना। पहले नंबर की बात यह है, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ राइट के लिए आशा करते हैं। ऐसा ना हो कि सरकार फिर उनका प्रमोशन रोक दे,
ठीक है, या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दें। ऐसे बहुत सारे कदम कर दें यदि कोई व्यक्ति आलोचना करता है सरकार की। तो साथ ही साथ में अगला जो कदम उठाया जा सकता है वो ऐसा है कि हमें हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके लिए एक बेहतरीन वातावरण हमको स्थापित करने की ज़रूरत है। अगला जो कदम उठाया जा सकता है, जो आने वाली सरकार है, आने वाली सरकार और क्या क्या कर सकती है, जैसे कि फुल ऑटोनॉमी हमें देना चाहिए इंडिविजुअल साइंटिस्ट को कि आप जो है लीव ले सकते हैं किसी भी कंपनी से। अगला जो कदम उठाया जा सकता है सरकारों के द्वारा, अत्यधिक कागजी कार्यवाही एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बिना ही अपनी प्रयोगशालाओं में सही वैज्ञानिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की पावर उनको देना पड़ चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। जहां वे उचित समझे वहां वो पैसा खर्च कर सकें एंड नेशनल और जो इंटरनेशनल जो समिट होते हैं उनकी यात्रा कर सकें। ऐसा करते समय वैज्ञानिकों को केवल प्रक्रियाओं का पालन करने की बजाय अपने विज्ञान की गुणवत्ता के लिए अपनी प्रयोगशाला, ठीक है, से निकलने वाले उत्पाद की गुणवत्ता और प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह होने की आवश्यकता है। आगे यदि हम बात करें आने वाले 2050 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो आने वाली सरकार को विज्ञान के क्षेत्र में आसानी से विज्ञान और भी ज़्यादा आसान हो सके इस मामले में उसको सुधार करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम एडिटोरियल देखने वाले हैं ये इजराइल की हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से लेकर के आज तक उसका जो संघर्ष चला आ रहा है उसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस डालता है। सबसे पहले यदि हम इजराइल की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इजराइल का इतिहास बहुत सालों पुराना है। पहले यहाँ पर तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था, टर्की का ऑटोमन साम्राज्य। अब प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार हो गई। इसके बाद ब्रिटेन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। अब दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में रहा। फिर 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया था। और इसी के चलते चलते फिर आप देखेंगे ना इजराइल और मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में युद्ध छिड़ गया था। इजराइल की आबादी में देखा जाए तो 73% यहूदी लोग हैं। 2022 तक इजराइल की पॉपुलेशन में धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो 73% लोग यहूदी हैं, 18% मुस्लिम हैं, 1.9 है ईसाई और 1.6% है जुडेज। नॉर्मली देखा जाए ना तो यहाँ पर अलग अलग घटनाएं हुई थी, जैसे कि 1979 में कैंप डेविड समझौता हुआ। मिस्र इजराइल शांति समझौते पर सिग्नेचर हुए थे। 1993 में 1993 में इजराइल ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओस्लो समझौते पर सिग्नेचर किए थे। फिर 1994 में इजराइल और जॉर्डन शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए 1948 में इजराइल ने अपनी स्थापना की घोषित किया था और 1948 में ही अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1948 में फिलिस्तीनी निष्कासन और पलायन हुआ। मतलब जो फिलिस्तीनी लोग थे ये जगह छोड़ छोड़ करके उनको जाना पड़ा। इसके बाद मध्य पूर्व के हिस्से में और भी ज़्यादा यहूदी प्रवास की लहरें उठने लगी थी। आज वैश्विक यहूदी आबादी लगभग 43% कहाँ पर रहता है? इजराइल में ही रहता है। तो इजराइल का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है एंड सम जो रिसेंट परसेप्शन चल रहे हैं उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए जो इजरायली कुछ जो राइटिंग्स है एंड जो ऑफिशियल हैं इनसे पता चलता है, इनसे हमें एक आइडिया मिलता है कि कैसे करके एक जो ज्विश नेशनल होम एंड ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट कॉन्स्टिट्यूट, कैसे करके ज्विश नेशनल होम बना एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट की आखिर कैसे करके हुआ।
तो सबसे पहले तो इसके ओरिजिन को लेकर के बोला जाता है कि कैसे करके इसकी स्थापना हुई होगी। शुरुआत यहाँ पर करी जाती है वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो वेस्ट बैंक सेटलमेंट है उस पर कब्जा करने के बारे में सोचना एंड इसकी क्या हिस्ट्री रही है। सन 2018 में इजराइल की जो रूलिंग लिक्विड पार्टी है उसने अनोनिमसली एंडोर्स किया था एक रेजोल्यूशन का समर्थन किया कि हम वेस्ट बैंक सेटलमेंट के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ के जो पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे गिलाड एर्डन, उन्होंने भी कहा था कि हम दुनिया को बता रहे हैं इट डजेंट मैटर व्हाट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड सेज, दुनिया क्या कहती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उस चीज़ से फर्क पड़ता है। ऐसा वहाँ के जो सुरक्षा मंत्री हैं गिलाद एर्दान ने घोषणा किया था। इसके बाद 1974 में देखते हैं जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था किसके द्वारा, अरब लीग के द्वारा। अरब लीग के द्वारा पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी गई एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज बीइंग द सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टाइन पीपल। पैलेस्टाइन के लोगों को का प्रतिनिधित्व कौन करता है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था। एंड इनको इनवाइट किया गया था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी यूनाइटेड नेशंस की एक्टिविटीज़ में ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर। चौथे नंबर पे हम देखते हैं अरब राज्यों ने मार्च 2002 की अरब लीग घोषणा में एक साझा स्थिति विकसित करी थी। जितने भी अरब स्टेट थे उन्होंने अपनी एक कॉमन स्ट्रेटजी बना ली थी अरब लीग डिक्लेरेशन में सन 2002 में। इसके बाद हमको परमानेंट स्टेटस के तौर पर भी डिमांड उठती दिखाई दी थी। पैलेस्टाइन नॉन पेपर, मतलब 12 जून 2002 की हम बात कर रहे हैं। एंड इसमें ये भी बोला गया था जो बॉर्डर है किसके बीच में, पैलेस्टाइन एंड इजराइल के बीच में, वो कहाँ से निर्धारित होने वाली है, 4 जून 1967 की आर्मिस्टिक लाइन के माध्यम से ही इनकी बॉर्डर बनने वाली है। अब बैलेंस ऑफ फोर्सेस की बात करें तो 1991 में मैड्रिड समिट का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत रीजनल एंड जो ग्लोबल, इसमें इंक्लूडिंग है अराइवल इन इजराइल ऑफ नियरली ए मिलियन इमिग्रेंट फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियन। जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था वहाँ से बहुत सारे लोग इजराइल की तरफ प्रवास करने लगे थे। एंड इसके बाद जो लॉन्ग एंड प्रोफाउंड इफेक्ट रहा था इजरायली पब्लिक का, वो था क्या, एकदम लड़ाई झगड़े वाली बात कहना चाहिए। अब इजराइल को अमेरिका किस प्रकार से सपोर्ट किया है, एक स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था रिसेंटली बाय द तेल अवीव यूनिवर्सिटी थिंक टैंक। 2 एक्सपर्ट ने ये अनुमान लगाया है कि जो अमेरिकन सपोर्ट रहा है इजराइल की तरफ से इन द प्रेजेंट वार हैज़ अनप्रेसिडेंटेड टर्म ऑफ, ठीक है, आज के समय में अमेरिका का समर्थन अभूतपूर्व रहा है इजराइल के प्रति, जैसे कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया जा रहा है, मिलिट्री असिस्टेंस दिया जा रहा है, स्ट्रेटजिक सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्रोविंग क्रिटिसिज्म भी रहे हैं इजराइल के कंडक्ट को लेकर एंड इंक्रीजिंग एफर्ट टू सेव द पोस्ट वार सिचुएशन। इसके अलावा, ठीक है, युद्ध के बाद क्या कंडीशन बन सकती है, इसको भी सेव दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। फिर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, ये कंटिन्यू गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, कि हम इजरायली कंट्रोल स्थापित करेंगे मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट बैंक लैंड पे, चाहे उसका लैंड हो, वाटर हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ओवर राइडिंग सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम कब्जा करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए ये सारे जो प्रयास है वो ऐसा है कि पैलेस्टाइन राज्य, पैलेस्टाइन देश खत्म ही हो जाए। 7 अक्टूबर के एक्सपीरियंस की यदि हम बात करें तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, जैसे कि पैलेस्टाइन की बात करें,
अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक देश के रूप में उसको कुछ अधिकार मिले। साथ ही साथ 12 जून 2002 को पैलेस्टाइन, ठीक है, नॉन, क्या लिखा है, नॉन पेपर ऑफ जून 2002 का, इसको कुछ स्टेट के तौर पर स्टेटस मिला था किसके अंतर्गत, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, एंड इन टर्म ऑफ द पैलेस्टाइन नॉन पेपर ऑफ 12 जून 2002। इजराइल की बात कर लें, देखिए जो एक्वायर्ड टेरिटरी है उसके प्रति वो रिटेंशन चाहता है, ठीक है, एंड जो पैलेस्टाइन वुड बी गिवन ऑल द पावर टू गवर्न देमसेल्व्स। वो क्या सोचते हैं कि पैलेस्टाइन को तो कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो वहाँ पर शासन कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं, लेकिन उसको ये पावर नहीं दी गई है कि वो इजराइल के प्रति खतरा बन जाए। एंड जो सॉल्यूशन है वो है सेल्फ गवर्नमेंट का पैलेस्टाइन में विथ वाइटल सिक्योरिटी पावर रिटेन्ड बाय इजराइल। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि जो मिलिट्री पावर है किसके पास में रहेगी, इजराइल के पास। आप सेल्फ गवर्नमेंट चला सकते हैं पैलेस्टाइन में। यूनाइटेड स्टेट की यदि हम बात करें, अमेरिका की बात करें, तो 2 स्टेट सॉल्यूशन विथ डीमिलिटराइज्ड गाजा। अमेरिका ये सोचता है कि मिलिटराइजेशन गाजा में नहीं होना चाहिए। एंड सऊदी नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल, इजराइल और सऊदी के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। एंड ए रोल फॉर मॉडरेट अरब कंट्रीज इन रीबिल्डिंग गाजा एंड कीपिंग ईरान आइसोलेटेड, ईरान को आइसोलेट करके रखना है। अब हम बात करें, ठीक है, अरब राज्य क्या सोचता है, तो देखिए वो पैलेस्टाइन स्टेट को कंटिन्यू चाहते हैं, devoid of radical settle element after the experience of Arab Spring, and a benefiting from the experience of Egypt and Jordan and the government party to the Abraham Accord। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल न्यूज़ में रही है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इंडिया डिलीवर करने जा रहा है पहले बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को। इसलिए हाल फिलहाल में ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो न्यूज़ में रही है। और ये जो डील होने वाली है फिलीपींस के साथ में वो है $375 मिलियन की डील with India for 3 batteries of shore-based anti-ship variant of BrahMos missile। क्या क्या खासियत है इसमें, 3 बैटरी हम देने वाले हैं, ऑफ शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट है ये। वहीं यदि हम इसकी कुछ कुछ खास बातों की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के माध्यम से बनाई जा रही हैं। इनकी रेंज है 290 किलोमीटर की, एंड ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती हैं विश्व में। एंड इनकी जो टॉप स्पीड है वो है मैक 2.8, मतलब साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज़ी के साथ में ये जा सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम रखा गया था वो रिवर ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा के नाम पर रखा गया है। ये एक 2 स्टेज वाली है, मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज, एंड सेकंड स्टेज जो रहता है लिक्विड रैमजेट रहेगा सेकंड स्टेज में। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल मानी जाती है, एंड इसको लॉन्च किया जा सकता है कहीं पर से भी, जैसे कि ज़मीन से, हवा से, समुद्र से, एंड मल्टी कैपेबिलिटी वाली मिसाइल मानी जाती है विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी दैट वर्क इन बोथ डे एंड नाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन। मतलब आप किसी भी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में, रात में, साथ ही साथ ख़राब मौसम चल रहा है तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको ऑपरेट किया जाता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के आधार पर, एक बार मार दिए भूल जाओ। एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च, लॉन्चिंग के बाद आपको कोई गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ पाती है। और वहीं यदि हम लेटेस्ट बात कर लें तो हमारे देश में देखिए इसका निर्माण DRDO और रसिया की NPO मशीनोस्ट्रेनियो मिलकर के इसका निर्माण करती है।
एंड इसने अपना जो नाम है ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा रिवर से लिया है। वहीं यदि हम बात करें जैसे कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर सिग्नेचर हुए थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, हमने क्या काम किए हैं कि 3 मिसाइल बैटरीज देंगे, ट्रेनिंग देने वाले हैं ऑपरेटर्स को एंड मेंटेनर्स को, एज वेल एज द नेसेसरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज भी हम देने वाले हैं। वहीं यदि देखा जाए तो जो कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट है फिलीपींस मैरीन्स की, ये इसके प्राइमरी यूज़र्स रहने वाले, मतलब इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कौन करेगा इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो कच्छ वाले रीजन से है, जहाँ पर प्री हिस्टोरिक स्नैक्स हमको देखने को मिला है। प्री हिस्टोरिक हम किसको बोलते हैं? इतिहास का ऐसा टाइम पीरियड जिसके कोई लिखित सबूत आज तक अवेलेबल नहीं है, किताबें नहीं लिखी गई हैं, ना कहीं पर कोई लिखित सबूत हमको देखने को मिलता है। ऐसी इतिहास की घटनाओं को हम प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के अंतर्गत मानते हैं। तो हाल फिलहाल में देखा जाए कच्छ का जो माइनिंग वाला एरिया है, यहाँ पर एक बहुत बड़े सांप का फॉसिल हमको देखने को मिला है। ये काम किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की की तरफ से। इन्होंने रिपोर्ट किया था फॉसिल्स की डिस्कवरी को, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स माना जाता है अभी तक जो दुनिया में रहा है। एंड बोला जा रहा है कि आज से लगभग 47 मिलियन साल पहले ये रहा करता था, जिसको हम मिडल एकोन बोलते हैं। यहाँ जो फॉसिल्स हमको मिले हैं कहाँ पर? कच्छ गुजरात में। एंड ये जो रेप्टाइल है इसका नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। बोला जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है 10 मीटर से लेकर के 15 मीटर हो सकती है, और एज बिग एज ए मॉडर्न डे स्कूल बस। आज के समय में जो मॉडर्न डे स्कूल बस रहती है, इतनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। ये बिलोंग करता है आज के समय में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मेडसोडिये स्नेक फैमिली से, लेकिन रिप्रेजेंट करता है ये एक यूनिक लाइनेज फ्रॉम इंडिया, ऐसा ऑथर्स लोगों का कहना है। ये जो डिस्कवरी हुई है, यहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है कहाँ पर? पीयर रिव्यूड जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में अपने अध्ययन को प्रकाशित किया है। एंड ये इम्प्रूव कर सकता है हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को कि कैसे करके इससे रिलेटेड जो प्रजाति रही है, मेडसोडी प्रजाति इवॉल्व हुआ करती थी अलग अलग क्लाइमेट में, साथ ही साथ में कुछ ऐसे फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कैसे करके इनका बॉडी इतना बड़ा पहले हुआ करता था। वहीं यदि देखा जाए ये जो वासुकी इंडिकस है वो पहले एग्जिस्ट हुआ करता था बोलते हैं, जबकि अर्थ का जो लुक है काफ़ी डिफरेंट दिखाई देता था आज के समय से। एंड अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ अमेरिका उस समय में एक ही हुआ करते थे, ठीक है, को जॉइंट लैंडमास जिसको बोला जाता है। एंड उस समय में इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, हिंटिंग एट ए रोबस्ट एंड पावरफुल बिल्ड एंड वाज एज बिग एज टिटानोबोआ। ये सांप टिटानोबोआ की तरह ही एकदम बड़ा और पावरफुल है, मजबूत है, जो कि पहले कभी बोला जाता है कि हमारी अर्थ में घूमा फिरा करता था।